वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी जो आपका सब्जेक्ट था उसकी सेकंड यूनिट पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट पढ़ ली है, वन शॉट वीडियो थी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा और आप मेरे चैनल में भी उसे देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम यूनिट 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थियरी, नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल एंड एम्पेरिकल। जो अप्रोचेस थी पॉलिटिकल साइंस के अंदर उनको जानेंगे। सबसे ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंट अगर हम देखें कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इन अप्रोचेस से डेफिनेटली एक सवाल आता ही है आपके एग्जामिनेशन में, चाहे वो नॉर्मेटिव से आ सकता है या फिर हिस्टोरिकल अप्रोच से आ सकता है या एम्पेरिकल अप्रोच से आ सकता है। या तो ये पूछ सकते हैं कि आप किसी दो अप्रोचेस को आपस में कंपेयर करो कि भाई हिस्टोरिकल जो अप्रोच है वो नॉर्मेटिव अप्रोच से किस तरीके से डिफर करती है, या फिर नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल को कंपेयर करने के लिए पूछ सकते हैं, वाइस वर्सा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा है। तो आपने अगर फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ। फर्स्ट मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ, देन आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, जिससे क्या होता है हमारी एक रीडिंग भी हो जाती है एंड आपको कुछ समझ भी आ जाता है, जो आपको समझने की बातें होती है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आ जाती है। तो इंट्रोडक्शन के साथ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हमने फर्स्ट यूनिट जो थी उसमें जाना कि पॉलिटिक्स का क्या मतलब होता है, पॉलिटिकल का क्या मतलब होता है, और हम कह सकते हैं ये कि पूरे ही सब्जेक्ट जो अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी आपका सब्जेक्ट है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आप किस सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है यू कैन वॉच द वीडियो। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में हम जितने भी हमारे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो देखिएगा, पॉलिटिकल साइंस के बारे में हमने जाना था पिछली वीडियो में कि ये एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है जिसके अंदर दुनिया की जितनी भी बातें हैं। देखिएगा, पॉलिटिक्स डेफिनेटली अफेक्ट करती है एनवायरनमेंट को, ये भी हमने पिछली वीडियो में जाना था। सोसाइटी को अफेक्ट करती है, इकोनॉमी को अफेक्ट करती है, जियोग्राफी को अफेक्ट करती है। तो पॉलिटिक्स देखिएगा अच्छी होगी तो एनवायरनमेंट सुरक्षित रहेगा, पॉलिटिक्स अच्छी होगी तो समाज में एकता, अखंडता, प्रभुत्वता बनी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। तो हमने जाना था कि पॉलिटिक्स का क्या मतलब होता है, पॉलिटिकल का क्या मतलब है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन डिफरेंट अप्रोचेस कि आखिरकार स्कॉलर्स पॉलिटिकल साइंस को कैसे पढ़ते हैं। देखिएगा, अप्रोचेस का मतलब होता है किसी का आई वुड से, हिंदी में मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन किस तरीके से लोग एक सिचुएशन को टैकल करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से जो स्कॉलर्स है वो पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं और उनके नजरिए में क्या है पॉलिटिकल साइंस, उसके बारे में हम जानेंगे। तो अगर हम डीप रूट्स की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एकेडमिक डिसिप्लिन, ट्रेसिंग इट्स फाउंडेशनल रूट्स डायरेक्टली बैक टू द एंशिएंट ग्रीक। तो अगर हम पॉलिटिकल साइंस को देखें तो देखिएगा बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो 19वीं शताब्दी में इंट्रोड्यूस किए गए थे, कोई 15वीं शताब्दी में इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन अगर पॉलिटिकल साइंस को देखें तो एंशिएंट जो ग्रीस था, जब एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस इनका समय था, तब से ये चलता आ रहा है। लगभग बहुत ही पुराना और वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट डिसिप्लिन है पॉलिटिकल साइंस, और इसे एरिस्टोटल के द्वारा मास्टर साइंस कहा गया था। मास्टर साइंस क्यों कहा गया था मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, एरिस्टोटल ने पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि उन्होंने बताया था कि ये जो टाइटल है मास्टर साइंस का, ये सिग्निफाई करता है इट्स इनहेरेंटली इंटरडिसिप्लिनरी नेचर एंड मार्क्स इट अ क्रूशियल साइंस टू बी लर्न्ड बाय द मास्टर्स। कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो दूसरे सब्जेक्ट से भी जुड़ा हुआ है, और अगर आपको पॉलिटिकल साइंस नहीं आती तो आपको दूसरे सब्जेक्ट्स की भी अच्छी समझ नहीं होगी। इसलिए इन्होंने कहा कि मास्टर्स जो होते हैं उनको ये जरूरी है कि उनके पास पॉलिटिकल साइंस की समझ हो। अब मास्टर्स कौन है? मास्टर्स वो इंडिविजुअल है जो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं किसमें? रैशनल डिसीजन टेकिंग में या फिर पॉलिसी मेकिंग में, किसकी? स्टेट की। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन अगर हम देखें तो द फोकस ऑफ द डिसिप्लिन हैज ड्रास्टिकली शिफ्टेड थ्रू टाइम।
इन एंशियंट टाइम्स इट वाज कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय फिलॉसफी। अब देखिएगा एंशियंट टाइम में हम देखें कि भाई पॉलिटिक्स या फिर स्टेट किस तरीके से रन किया जाता था, तो एंशियंट जो वर्ल्ड था उसमें देखिएगा हम फ्यूडलिज्म देखते थे कि राजा होता था, राजा का बच्चा राजा होता था, इस तरीके का कोई सिस्टम हुआ करता था। और जहाँ पर फिलोसफिकल बातें होती थी कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वहां पर फिलोसफी होती थी, दर्शन शास्त्र ज्यादा मायने रखता था। अब यहाँ पर क्या हुआ, माफ कीजिएगा, एंशियंट टाइम में जो डिसिप्लिन थी फिलोसफिकल बेसिस थे। फिर उसके बाद आता है मिडिवल टाइम्स। मिडिवल टाइम्स में क्या था कि भाई यहाँ पर रिलीजन ज्यादा आ गया, कि भाई सभी लोगों ने रिलीजन को देखना स्टार्ट कर दिया, रिलीजन के नजरिए से पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकल साइंस को या फिर पॉलिटिकल अफेयर्स को इन्होंने रिलीजियस चश्मे से देखना स्टार्ट कर दिया। ऑर्थोडॉक्सी स्क्रिप्चर्स बनने स्टार्ट हो गए, सुपरस्टिशंस आना स्टार्ट हो गया पॉलिटिकल साइंस में। और अगर हम मॉडर्न एरा की बात करें तो यहाँ पर आए निकोलो मैकियावेली, जिन्होंने द प्रिंस लिखी। अब यहाँ पर क्या होता है, निकोलो मैकियावेली का सीधा सिंपल ये कहना था कि देयर शुड नॉट बी इंटरफेरेंस ऑफ रिलीजन इन द स्टेट अफेयर्स, कि मैकियावेली का ये मानना था कि जो रिलीजन है उसको गवर्नमेंट से या फिर स्टेट से दूरी रहना चाहिए, क्योंकि रिलीजन अदर थिंग है और स्टेट अफेयर्स अदर थिंग है। तो उन्होंने ये कुछ बताया था कि रिलीजन जो है कहीं ना कहीं स्टेट से दूरी बनाए रखेगी, और सेक्युलर, वी कैन से कि सेक्युलरिज्म के बारे में इन्होंने बताया था यहाँ पर। अब ओवरलैप की बात करते हैं तो टर्म्स जैसे कि पॉलिटिकल थियोरी, पॉलिटिकल फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, ये ना इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। कभी कोई पॉलिटिकल फिलोसफी को पॉलिटिकल साइंस बोल देता था, ऐसे यहाँ पर चलता था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है कि इनके अलग अलग डिसिप्लिन बन गए। अब पॉलिटिकल फिलोसफी डिफरेंट सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस डिफरेंट सब्जेक्ट है, लेकिन आते सभी पॉलिटिकल साइंस के अम्ब्रेला में है। अब यहाँ पर क्या है, वाइल पॉलिटिकल साइंस एम्स फॉर एम्पेरिकल वैल्यू फ्री एनालिसिस। अब पॉलिटिकल साइंस में क्या है कि एम्पेरिकल का मतलब होता है जहाँ पर डेटा है, फिर रिकमेंडेशंस है, रिसर्च है, उसके बेसिस पर ये अपनी आर्ग्यूमेंट देता है। वैल्यू फ्री है एनालिसिस। और पॉलिटिकल फिलोसफी की बात करें तो हर कॉन्सेप्ट को कैसे देखता है, एथिकल लेंस से, कि भाई क्या सही है क्या गलत है, उस हिसाब से देखता है। पॉलिटिकल थियरी की बात करें तो पॉलिटिकल थियरी क्या है, देखिएगा आपने हमेशा सुना होगा डेमोक्रेसी वर्ड, कि भाई डेमोक्रेसी शुड बी देयर। अब आपको कैसे पता कि डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, आपको कैसे पता कि जस्टिस का क्या मतलब है? तो जो इनके अजम्पशन पॉलिटिकल थियरी इज नथिंग जस्ट एन अजम्पशन, की अलग अलग स्कॉलर्स ने माना कि किसी स्कॉलर एक्स के लिए जस्टिस कुछ है तो किसी स्कॉलर वाई के लिए जस्टिस कुछ है, तो अलग अलग स्कॉलर्स के अलग अलग अजम्पशंस रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर पॉलिटिकल थियरी क्या करता है, डिफाइन करता है अलग अलग टर्मिनोलॉजीज को। अब बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, कि पॉलिटिकल साइंस का क्या मतलब है, डिटेल में समझते हैं पॉलिटिकल थियरी का क्या मतलब है और पॉलिटिकल फिलोसफी का क्या मतलब है। पॉलिटिकल साइंस क्या है, तो एम्पेरिकल फाउंडेशन है इसका मतलब। पॉलिटिकल साइंस इज फाउंडेड एंटायरली अपॉन एम्पेरिसिज्म। एम्पेरिसिज्म का मतलब होता है कि भाई ऐसी अप्रोच जिसके थ्रू, मतलब जिसमें डेटा के थ्रू, एनालिसिस के थ्रू, रीजन के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम किसी आर्ग्यूमेंट तक पहुंचते हैं। इट क्लेम्स टू डिस्क्राइब, एनालाइज एंड एक्सप्लेन गवर्नमेंट्स, की ये डिस्क्राइब करती है, एनालाइज करती है और एक्सप्लेन करती है कि गवर्नमेंट्स का क्या मतलब होता है, इंस्टीट्यूशंस का क्या मतलब होता है और इनके क्या कार्य होते हैं। इम्पार्शियल वे में ये बताने की कोशिश करते हैं। फिर आता है डेविड ईस्टन का बिहेवियरल शिफ्ट। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि पॉलिटिकल साइंस में सब एम्पिरिसिज्म की बात करते, तो अब यहाँ पर आया बिहेवियरलिज्म, डेविड ईस्टन ने इंट्रोड्यूस किया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो वर्ल्ड वॉर 1 के पहले की दुनिया थी वहां पर क्या था, ये जो पॉलिटिकल साइंस की फील्ड थी वो डोमिनेटेड थी बाय फिलोसफिकल आइडिया। फिलोसफिकल आइडिया में क्या था, ऑट टू या शुड बी पर ज्यादा फोकस किया जाता था कि किसे क्या करना चाहिए, सजेस्टिव थोड़ा था, ये जजमेंटल था। लेकिन अब 1950 के बाद क्या हुआ, 1950 और 60 जब ये बिहेवियरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया तो यहाँ पर नए फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस या फिर पॉलिटिकल स्कॉलर्स आए जिन्होंने बिहेवियरलिज्म इंट्रोड्यूस किया। जहां पर क्या हुआ, बेसिकली बिहेवियरलिज्म यूएसए में डेविड ईस्टन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई इन्होंने लाइक रीजन, ऑब्जर्वेशन, डेटा के आधार पर जो पॉलिटिकल इवेंट्स थे उसे डिस्क्राइब करना स्टार्ट कर दिया। पॉलिटिकल थियरी की बात करें तो हम देखते हैं कि द टर्म पॉलिटिकल थियरी एक्यूरेटली रेफर्स टू एन intellectual tradition that looks past immediate
practical concerns to critically watch and examine men's social life. अब यहाँ पर पॉलिटिकल थियरी क्या है? पॉलिटिकल थियरी बेसिकली जो पास्ट में इंसिडेंट्स हुए उनको ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट में जो अलग अलग टर्मिनोलॉजी आती है उसे डिस्क्राइब करने के लिए हेल्प करती है। अब यहाँ पर साइंस का क्या कनेक्शन है? हमेशा हमसे पूछा जाता है कि पॉलिटिकल साइंस में साइंस क्यों आती है, तो देखिएगा उसका कनेक्शन ये है कि पॉलिटिकल थियरी इज व्यूज एट द फुल फ्लेज पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि अब यहाँ पर साइंस का मतलब बेसिकली स्टडी होता है। जनरल साइंस में क्या होता है? हम पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एटसेट्रा, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो अब यहाँ पर हम पॉलिटिक्स की, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ, या फिर कह सकते हैं गवर्नमेंट। तो यहाँ पर क्या है कि साइंस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट थियरी। अब यहाँ पर देखिएगा साइंस जो है उसमें थियरी की जरूरत है। जैसे कि अगर किसी साइंटिस्ट ने कोई थियरी दी है तो वो थियरी बिना साइंस और थियरी ओवरलैपिंग है, मतलब कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। दस द टू टर्म्स कैन बी वैलिडली यूटिलाइज्ड इंटरचेंजेबली। ठीक है, फिलोसफिकल बेंचमार्क की अगर बात करें तो पॉलिटिकल थियरी सब्जेक्ट्स, processes, institutions and concrete political actions to philosophical और ethical benchmarks, कि भाई यहाँ पर अलग अलग जो institutions के द्वारा करे गए कार्य हैं उनको philosophical और ethical benchmarks के आधार पर देखते हैं। It actively defined a concrete situation to answer the fundamental question that what is the state, कि भाई what is the state, what is the democracy, what is justice, what is equality, what is liberty, what is freedom, इन चीजों को डिफाइन करता है कौन? पॉलिटिकल थियरी। अब पॉलिटिकल फिलोसफी की बात करें तो द क्वेस्ट फॉर द आइडियल स्टेट लेड बाय इट्स फादर प्लेटो। मतलब पॉलिटिकल फिलोसफी के फादर किसे कहा जाता है आपको पता है? प्लेटो को पॉलिटिकल फिलोसफी का फादर कहा जाता है। और पॉलिटिकल साइंस का फादर किसे कहा जाता है पता है आपको? अगर नहीं पता तो कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर मैं नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वीडियो उसमें बताऊंगा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का फादर किसे कहा जाता है कमेंट कीजिएगा। पॉलिटिकल फिलोसफी फोकसेस ऑन ought to be। ought to be का मतलब होता है चाहिए, ओके, कि क्या होना चाहिए, rather than what is। कि देखिएगा पॉलिटिकल फिलोसफी बेसिकली एक दर्शन शास्त्र है जहाँ पर लोग सजेस्टिव होते हैं, स्कॉलर्स सजेस्टिव होते हैं कि भाई अगर कोई एक्स चीज हो रही है तो वो कैसी होनी चाहिए, स्टेट कैसा होना चाहिए, गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, ये यहाँ पर फोकस करते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो दूसरे एम्पेरिकल स्कॉलर्स है जो एम्पेरिसिज्म पर जोर देते हैं वो कहते हैं कि हमें ये देखना चाहिए व्हाट इज, कि क्या है। व्हाट इज पर फोकस नहीं करते फिलोसफिकल जो स्कॉलर्स है। इट एड्रेसेस द क्वारी ऑफ द बेस्ट पॉलिटिकल ऑर्डर एंड हाउ ह्यूमन बीइंग कैन अचीव द आइडियल फॉर्म ऑफ लाइफ विद इन अ लार्जर कम्युनिटी। अब प्लेटो के द्वारा एक एलोग्रिफ केव दी गई थी, एलोग्रिफ केव छोड़िए आप, प्लेटो के द्वारा एक बुक लिखी गई थी। उस बुक में प्लेटो के द्वारा बताया गया था कि जो शासक होता है वो फिलोसफर किंग होना चाहिए। फिलोसफर किंग क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसके पास एक नॉलेज होती है फिलोसफी के, जिसके थ्रू वो अपने स्टेट को बहुत अच्छे से रन कर पाएगा। लेकिन एरिस्टोटल जो कि प्लेटो के बहुत अच्छे स्टूडेंट थे और बहुत अच्छे क्रिटिक भी थे, उन्होंने प्लेटो को क्रिटिसाइज किया कि फिलोसफर किंग कैन बी अ करप्ट पर्सन। जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, लेकिन हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर हम जब प्लेटो और एरिस्टोटल को अलग से पढ़ेंगे तब हम अच्छे से उनको डिफाइन करेंगे, आगे आने वाली वीडियो में हमें पढ़ना है वैसे भी। तो कॉन्टेम्प्रेरी थिंकर्स की अगर बात करें इन मोर रिसेंट टाइम, जैसे कि आज के अगर फिलोसफिकल थिंकर्स की बात करें, पॉलिटिकल फिलोसफी के थिंकर्स की बात करें तो उसमें महात्मा गांधी है, अरबिंदो घोष है, रविंद्रनाथ टैगोर है, डॉक्टर BR अम्बेडकर है, जॉन रॉल्स है, उनको वाइटल पॉलिटिकल फिलोसफर्स माना जाता है। अब हम लाइक पॉलिटिकल साइंस है, इसमें भाई समय के साथ इवॉल्व हुआ है ये। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे बुद्धिज्म में स्प्लिट नहीं हो गई थी हीन यान और महायान, वैसे ही यहाँ पर भी पॉलिटिकल साइंस में भी स्प्लिट हो गई कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न जो थे। ट्रेडिशनल को हम हिस्टोरिकल जो पॉलिटिकल थिंकर होते हैं वो कह सकते हैं। तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न के बीच भी यहाँ पर एक दरार आ गई। वो दरार कैसी थी कि ट्रेडिशनलिस्ट जो है वो पॉलिटिकल थियरी एंड पॉलिटिकल फिलोसफी को सिनोनिमस मानते हैं, कि उनका मानना है नो थियरी कुड एग्जिस्ट विदाउट फिलोसफिकल फाउंडेशन। कि भाई जो ट्रेडिशनलिस्ट है या हिस्टोरिकल स्कॉलर है वो उनका मानना है कि फिलोसफी और पॉलिटिकल थियरी आपस में मिली हुई है और एक दूसरे के बिना वो आधी अधूरी है। तो प्लेटोज स्टेट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज आइडियलिज्म। अब प्लेटो का आइडियलिज्म क्या था कि भाई एक ऐसा स्टेट जहां पर सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहे और जो फिलोसफर किंग है वो राजा बने। तो यहाँ पर आइडियलिज्म कैसा था कि
प्लेटो का मानना था कि जो भी हम मटेरियलिस्टिक चीज देखते हैं, अगर आप इस फोन को भी देखें तो ये परफेक्ट थिंग नहीं है। प्लेटो के हिसाब से ये कहा गया है परफेक्ट इस दुनिया में सिर्फ आइडिया है, और आइडिया की एक कॉपी है आपका फोन। किसी के माइंड में आइडिया आया होगा जब फोन बना तो पहले कीपैड वाला था, फिर अलग अलग आइडियाज आए, उसमें टच स्क्रीन आई, पहले एक फोन में कैमरा आता था, फिर अब 3-3, 4-4, 5-5 कैमरे आने लग गए। तो ये जो आपके पास मतलब कि फोन भी है वो एक कॉपी है किसकी, एक रियल आइडिया की। तो बेसिकली यहाँ पर प्लेटो का आइडियलिज्म ये था, दिस चेंज्ड इन द 19th सेंचुरी। अब ये जो आइडियलिज्म की थियरी थी वो बदल दी गई। कैसे? यहाँ पर क्या हुआ, पॉजिटिविज्म आया। पॉजिटिविज्म आया कि भाई एम्पिरिसिज्म आया। एम्पिरिसिज्म का मतलब क्या है भाई, साइंस के आधार पर हम पॉलिटिकल साइंस को लाएंगे कि भाई हमारे पास डेटा है, रिसर्च स्टडीज है, रीजन है, देन हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, उसके बेस पर हम पॉलिटिकल साइंस को डिफाइन करेंगे, थियरीज प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके का स्प्लिट आया। इंडिपेंडेंस की बात करें तो पॉलिटिकल थियरी इज सेल्फ कंटेन्ड पावर वेयर इज इट होल्ड्स नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस विद इन स्टेट पॉलिसी फिलोसफी सॉरी। तो देखिएगा पॉलिटिकल थियरी जो है वो सेल्फ कंटेंट पावर है, मतलब कि खुद के द्वारा ही बताया गया है कि पॉलिटिकल थियरी एक बहुत पावरफुल सब्जेक्ट है। लेकिन अगर स्टेट और फिलोसफी नहीं होगी तो पॉलिटिकल थियरी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जगहों पर हार जाएगी। ऑब्जेक्टिविटी और ट्रेडिशन की बात करें तो पॉलिटिकल फिलोसफी जो है वो कस्टम, वैल्यू, ट्रेडिशन पर ज़्यादा रिलाई करती है। ऑन दी अदर हैंड पॉलिटिकल थियरी जो है वो रैशनल, मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी जो है वो रैशनैलिटी, वैल्यू न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव है। वैलिडिटी की बात करें तो पॉलिटिकल थियरी जो है वो एंटायरली रिलाई करती है इंफॉर्मेशन प्रूवन थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, रिसर्च, डेटा, उनके आधार पर है, ना कि डेल्यूजन या फिर मिस्ट्री के आधार पर। अब बात करते हैं पॉलिटिकल थियरी की जो अप्रोचेज है। पॉलिटिकल थियरी की अप्रोचेज में सबसे पहले आती है नॉर्मेटिव अप्रोच। अब नॉर्मेटिव अप्रोच क्या है? नॉर्मेटिव अप्रोच बेसिकली ऑट टू पर फोकस करती है। द नॉर्मेटिव अप्रोच सर्व्स एज द मोरल फाउंडेशन। क्या? मोरल फाउंडेशन के रूप में ये कार्य करती है पॉलिटिकल साइंस में, ऑपरेटिंग ऑन द कोर प्रेमाइस दैट पॉलिटिकल लाइफ मस्ट बी सिस्टमेटिकली गाइडेड बाय व्हाट ऑट टू बी। कि भाई नॉर्मेटिव अप्रोच के स्कॉलर्स जो है उनका मानना है कि भाई पॉलिटिकल साइंस में नॉर्मेटिव अप्रोच के बिना पॉलिटिकल साइंस नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर सजेस्टिव जो आइडियाज है कि भाई क्या कैसा होना चाहिए। अब नॉर्मेटिव अप्रोच के जो स्कॉलर्स है किस पर फोकस करते हैं? ऑट टू पर। ऑट टू का मतलब होता है शुड बी, शुड बी का मतलब होता है चाहिए, रादर देन सिंपली इज। वो इस पर फोकस नहीं करते कि क्या है। अब देखिएगा मेरे पास एक MI का फोन है, अभी ये MI का फोन थोड़ा ज्यादा ही पुराना है, तो इसमें 2 कैमरे हैं एंड 4G फोन है, ठीक है, लगभग 7-8 साल पुराना है। तो 2 कैमरे हैं एंड 4G फोन है, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि अगर मैं कहता हूं कि मेरा फोन 5G होना चाहिए, अच्छे कैमरास के साथ होना चाहिए और नया होना चाहिए, तो मैं किस पर फोकस कर रहा हूं? चाहिए पर। ये मैं नॉर्मेटिव थिंकिंग बता रहा हूं। अगर मैं बोलूंगा कि ये कैसा है, इसमें देखो 2 कैमरे हैं और दोनों ही कैमरे मस्त है, देन ये 4G है, अगर है पर मैं फोकस करूंगा, एटलीस्ट मेरे पास एक फोन है जिसके थ्रू मैं कॉलिंग कर सकता हूँ, इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल कर सकता हूँ और आपसे इंटरेक्शन कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर है पर भी फोकस कर रहे हैं, और अगर मैं चाहिए पर करूंगा तो मैं नॉर्मेटिव हूँ, और अगर है पर फोकस कर रहा हूँ तो एम्पेरिकल हूँ। यही डिफरेंस है एम्पेरिकल और नॉर्मेटिव में, ठीक है। थियरी मेकिंग दिस डोमेन रिलाइज ऑन एब्स्ट्रैक्ट मोरल रीजनिंग टू शेप इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिसीज। अब देखिएगा ये जो नॉर्मेटिव अप्रोच है या फिर नॉर्मेटिव थियरी है वो यहाँ पर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, जो सच नहीं है। हम सिर्फ फोकस करते हैं कि भाई मेरे पास एक फोन है, ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन चाहिए कहने से हो जाएगा क्या जब तक हम एक्शन नहीं करेंगे? तो एक्शन विद लाइक थिंकिंग विदाउट एक्शन इज नथिंग, ठीक है। हम सोचते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं करते, तो फिर क्या फायदा उसका। अब आगे जाते हैं तो इशाया बर्लिन जो है वो फेमसली डिफाइन इट एज द डिस्कवरी और एप्लीकेशन ऑफ मोरल नोशंस विद इन पॉलिटिकल रिलेशंस। अब नॉर्मेटिव अप्रोच को इशाया बर्लिन क्या बोलते हैं कि एक डिस्कवरी है और एप्लीकेशन ऑफ मोरल नोशंस है विद इन पॉलिटिकल रिलेशंस, presuming that human agents inherently possess the capacity to make meaningful moral choices। कि भाई जो मानव है उनको पता है क्या सही है क्या गलत है, उनको आप मत सिखाओ डेटा से, एनालिसिस से, किसी ऑब्जर्वेशन से। ह्यूमन इतना सफिशिएंटली और इतना एफिशिएंट है कि वो अपने डिसीजन को खुद ले सकता है।
Its deep historical roots span from ancient Greek philosophy in the west to Confucian and Hindu traditions in the east. अब normative approach जो है वो कहीं ना कहीं ग्रीक से लेकर वेस्ट की जो कन्फ्यूजियन जो फिलोसफी थी वहां से लेकर हमारे हिंदू जो ट्रेडिशंस है वहां तक है कि हमारे हिंदू या फिर हमारे इंडियन जो फिलोसफी है उसमें भी डेफिनेटली हम नॉर्मेटिव अप्रोच के स्कॉलर्स को देखते हैं। अगर हम मेथड्स की बात करें, आपसे हमेशा पूछा जाएगा डिस्कस द मेथड्स एंड अप्रोचेस, मेथड्स एंड द थियरी ऑफ नॉर्मेटिव अप्रोच स्कॉलर्स को मेंशन करते हुए। तो क्वेश्चन इन नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी क्या है कि मेथड, द की मेथड एंड क्वेश्चंस इन द नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी। सो देखिएगा, दिस अप्रोच इन्वेस्टिगेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड पब्लिक पावर इंस्टीट्यूशन। तो ये अप्रोच क्या करती है, इंडिविजुअल और पब्लिक पावर इंस्टीट्यूशंस के बीच जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, उसको एनालाइज करती है, इन्वेस्टिगेट करती है। एक्टिंग एज ए लिटमस टेस्ट, लिटमस टेस्ट आपने देखा होगा एसिडिक वैल्यू जानने के लिए यूज किया जाता है। हम जब 11th-12th में थे, तो वैसे तो मैंने आर्ट्स ली थी, लेकिन जब हम 11th-12th में थे तो अक्सर हम अपने स्कूल्स की साइंस लैब में जाते थे क्योंकि टीचर से थोड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। तो टीचर हमें बताते थे कि जब हम नींबू में डालते हैं तो इसका लिटमस टेस्ट इतना होता है, और नमक वाले पानी में तो लिटमस टेस्ट है कि भाई आखिरकार ये कितना सफल रहेगा, कितना असफल रहेगा, इस तरीके से पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का। इट एम्प्लॉयज डिस्टिंक्ट मेथड्स, इंटरनल कंसिस्टेंसी टू बिल्ड लॉजिकल मोरल आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्सेप्ट्स बोरोड फ्रॉम सोशल एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री टू एग्जामिन empirical realities and moral institutions to ensure conclusion aligned with some substantive moral reasoning। तो अब यहाँ पर क्या है, हम moral values को, historical values को जोड़कर देखते हैं और किस तरीके से ये moral institutions पर कारगर रहेंगे, इन पर हम ध्यान देते हैं normative theory में। नॉर्मेटिव थियरी प्राइमरली एड्रेसेस टू सेट्स ऑफ सब्सटेंसिव क्वेश्चंस। अब यहाँ पर दो तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करती है नॉर्मेटिव थियरी। पहला कौन सा है, द कंसर्न्स ऑफ द स्टेट, क्वेश्चनिंग इट्स जस्टिफिकेशन कि भाई स्टेट की क्या जरूरत है, स्टेट का क्या नेचर है, और जब सिटीजन उससे स्टेट की अवमानना करते हैं या डिसओबीडियंस करते हैं, इज मोरली जस्टिफाइड, क्या उसे जस्टिफाई करना चाहिए। द सेकंड एड्रेस है डिस्ट्रप्टिव जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, आई एम सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का दूसरा नाम है वेलफेयर जस्टिस, जहां पर एनालाइज किया जाता है बैलेंस बिटवीन फ्रीडम एंड इक्वालिटी, द ग्राउंड्स फॉर इन्फोर्स्ड इक्वालिटी एंड हाउ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को एग्जिस्ट विद सोसाइटल प्लूरलिज्म। अब मेजर पोजीशन इन नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी की अगर बात करें तो थ्री मेजर ट्रेडिशंस डोमिनेट नॉर्मेटिव थियरी। अब यूटिलिटेरियनिज्म है। यूटिलिटेरियनिज्म जो था वो जेरेमी बेंथम के द्वारा इसे फेमस किया गया था, या बोलेंगे कि यूटिलिटेरियनिज्म की जब भी बात आएगी तो जेरेमी बेंथम का नाम जरूर आना चाहिए आपकी जुबान पर, आपके शब्दों में। asserts that human maximize pleasure and minimize pain, meaning public policy must target the greatest happiness for the greatest number। देखिएगा, यूटिलिटेरियनिज्म का क्या मानना था कि जो मनुष्य है उनका ये मानना होता है कि खुशी उनके पास ज्यादा हो और गम कम हो। वो कहते हैं ना, कभी खुशी कभी गम, उनके पास ये ना हो कि कभी खुशी है तो कभी गम है, उनके पास खुशी हमेशा ज्यादा रहे और गम हमेशा कम रहे। तो जेरेमी बेंथम का ये मानना था कि भाई जो गवर्नमेंट है या फिर स्टेट है उनको ऐसी पब्लिक पॉलिसीज बनानी चाहिए जहां पर ज्यादा से ज्यादा खुशी और कम से कम गम हो। दूसरे स्कॉलर्स आते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, जिनको जेएस मिल के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने इसे रिफाइन किया क्वांटिफाइड अप्रोच के रूप में। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शन बिटवीन हायर इंटेलेक्चुअल प्रेजेंस एंड लोअर वंस, कि भाई किस तरीके से हम यहाँ पर देखिएगा कि 100 लोग हैं, 100 लोगों की खुशी के लिए अगर एक लोग दुखी होता है तो उसके लिए हमें कोई गम नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने बेसिकली ऐसी एक बताया था, वो कहते हैं ना कानून में कि 100 जो दोषी है वो छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को कभी सजा नहीं होनी चाहिए। तो वैसा ही यहाँ पर बताने की कोशिश की गई उनके द्वारा। फिर आती है डियंटोलॉजिकल लिबरलिज्म, ड्रॉइंग फ्रॉम द इमैनुअल कांट, अरोज इन 1970s के 1970s में इमैनुअल कांट के द्वारा ये इंट्रोड्यूस की गई थी। टू क्रिटिक टेलियोलॉजिकल सिस्टम लाइक यूटिलिटेरियनिज्म, सेक्रीफाइसिंग इंडिविजुअल्स फॉर कलेक्टिव एंड्स, कि भाई यहाँ पर देखिएगा आप इंडिविजुअल्स को इग्नोर कर रहे हैं आप एक पूरी सोसाइटी को खुश रखने के लिए। ये क्या मतलब हुआ कि एक व्यक्ति की जान जा रही है, अगर स्टेट या फिर सोसाइटी को खुश रखने में तो जाने दो भाई, कि वो एक व्यक्ति भी तो इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पूरी सोसाइटी इम्पोर्टेंट है। तो इनका ये मानना था। कांटियन लिबरल्स
treat individuals as ends in themselves who must remain free to pursue their own choices। तो कांट जो थे, इमैनुअल कांट, उनका मानना था कि भाई इंडिविजुअल जो है एक ऐसा ही व्यक्ति नहीं है, वो एंड है अपने आप में, कि वो अपनी आप में भी बहुत कुछ है, तो उसको क्यों इग्नोर कर रहे हो। कन्वर्सली कम्युनिटेरियंस जो थे, उन्होंने जैसे कि मिकेल सेंडल क्रिटिक दिस एटोमिस्टिक व्यू ऑफ द सेल्फ, कि जो कम्युनिटेरियंस थे वो कम्युनिटेरियंस एज देयर नेम आर सजेस्टिंग कि भाई कम्युनिटी पर ज्यादा फोकस करते थे, कि भाई कम्युनिटी बड़ी है एक इंडिविजुअल से। इनका ये मानना था, इन्होंने आर्ग्यूमेंट दी दैट एन इंडिविजुअल्स आइडेंटिटी, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आर इनएक्सट्रिकेबली टाइड टू देयर कम्युनिटी, कि भाई एक इंडिविजुअल के जितने भी राइट है, ऑब्लिगेशन है, आइडेंटिटी है, वो कहीं ना कहीं उसके समाज से, उसकी कम्युनिटी से जुड़ी हुई है, जिसको हमें साथ में लेके चलना होगा कॉमन गुड के लिए। अब नॉर्मेटिव थियरी के बारे में हमने जाना, जो शुड बी पर और टू बी पर फोकस करती है। अब इसके थियरी के क्रिटिक के बारे में जानते हैं कि आखिरकार इसका क्रिटिसिज्म क्यों किया गया। देखिएगा, नॉर्मेटिव थियरी के क्रिटिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें जब यहाँ पर क्रिटिकली डिस्क्राइब नॉर्मेटिव थियरी आएगा तो यहाँ पर हमें अच्छाई भी बतानी है और बुराई भी बतानी है। एक अच्छा आंसर कैसे लिखते हैं उसकी मैं एक वीडियो अलग से लाऊंगा, जिसमें मैं स्वयं एक आंसर लिख के आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक अच्छा आंसर लिखा जाता है। तो नॉर्मेटिव थियरी फेसेस 3 सिग्निफिकेंट क्रिटिक। पहला है लॉजिकल पॉजिटिविज्म, रूटेड इन द लुडविग लाइक मैं इनका नाम नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा, विटजेंस्टाइन्स ट्रैक्टस लॉजिको फिलोसफिकस, इनकी ये जो बुक थी उसमें इन्होंने बताया है लॉजिकल पॉजिटिविज्म में। इनका क्लेम था कि दैट मीनिंगफुल प्रोपोजिशन कैन ओनली डेराइव फ्रॉम मटेरियल ऑब्जेक्ट्स और डायरेक्ट सेंस ऑफ एक्सपीरियंस, आर्ग्यूइंग दैट पॉलिटिकल फिलोसफी शुड रिस्ट्रिक्ट itself to descriptive natural sciences, कि पॉलिटिकल फिलोसफी जो है वो डिस्क्रिप्टिव नेचुरल साइंस तक ही रहे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर हम पॉलिटिकल साइंस को, सोसाइटी को अच्छे से समझना चाहते तो हमारे पास यहाँ पर एक्सपीरियंस होने चाहिए, ऑब्जर्वेशन होने चाहिए, डेटा होना चाहिए, इनके आधार पर हम अच्छी एक थियरी दे पाएंगे। फिर नॉर्मेटिव थियरिस्ट रिस्पॉन्ड दैट रियलिटीज फाउंडेशन रिलाइज ऑन नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स, पॉइंटिंग टू एलन गिब्थ derivation of right from human action, requirements and John Rawls' veil of ignorance as non-factual frameworks built for prospective social societal members। अब यहाँ पर देखिएगा रॉल्स की क्या थी वेल ऑफ इग्नोरेंस। अब यहाँ पर देखिएगा रॉल्स जो थे उनका ये मानना था कि सभी लोग जो है सोसाइटी में एक समान है, तो एक समान है तो यहाँ पर कुछ लोगों को लाना चाहिए जिनको कोई मतलब नहीं है कि वो किस धर्म से आते हैं, किस जाति से आते हैं, किस कम्युनिटी से आते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। उनके सामने एक वेल ऑफ इग्नोरेंस हो, जिससे ये अपने समाज के लिए जितने अच्छे कानून बना सकते हैं बनाए, एज ए होल सभी के लिए एक समान कानून। इसका विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि आप सभी को एक तराजू में नहीं तोल सकते। किसी की जेब में 10 रुपए है तो किसी के पास -10 है, मतलब कि कुछ भी नहीं है, उल्टा कर्जे में है बेचारा। तो सभी को एक समान जोड़ेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो -10 में है वो और घाटे में चला जाएगा। तो इसी तरीके से इनका कहीं ना कहीं विरोध किया गया था, और जो नॉर्मेटिव थियरिस्ट थे उन्होंने इसका विरोध किया था कि आप हमेशा हर चीज को डेटा, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस के आधार पर नहीं तोल सकते, हमें कुछ चीजें शुड बी पर भी रखनी चाहिए। ठीक है, अब रिलेटिविज्म की बात करते हैं। तो रिलेटिविज्म जो है वो आर्ग्यू करता है दैट ऑल मोरालिटी इज कॉन्टेक्चुअल, मेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यूज इम्पॉसिबल, कि जितनी भी मोरालिटी है वो कॉन्टेक्चुअल है, कि भाई कॉन्टेक्स्ट में है। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है समाज में जो प्रैक्टिकली होनी चाहिए वो बहुत इम्पॉसिबल है। कम्युनिटेरियंस जो है डिफेंड करते हैं लोकल शेयर्ड वैल्यूज को, येट मोरल रिलेटिविस्ट्स पॉइंट आउट दैट द लैक ऑफ ए यूनिवर्सल कल्चर कॉम्प्लिकेट्स global values, though normative theorists countered that certain movements like global feminism have achieved universal recognition, कि अब जो देखिएगा हमेशा फेमिनिज्म में देखिए वहां पर बताया जाता है कि महिलाओं की स्थिति कैसी होनी चाहिए, यूनिवर्सली ये सक्सेसफुल रहा है फेमिनिज्म। तो इन्होंने ये बताकर अपना जो नॉर्मेटिव थियरी थी उसे वैलिडेशन दिया। फाइनली डिटर्मिनिज्म asserts that hidden social, economic, historical or genetic structures constrain human agency, rendering free moral choice impossible. Normative theories respond that human agency persists even highly restricted choices, and that deterministic factors themselves emerge out of historical moral contexts. अब देखिएगा हम historical approach को पढ़ते हैं।
देखिए हिस्टोरिकल अप्रोच जो है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मेटिव तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो इसको मैं यहाँ पर 4 स्टार दूंगा वो, और जो नॉर्मेटिव अप्रोच है वो 5 स्टार है। ओके, द हिस्टोरिकल अप्रोच इज बिल्ट ऑन द कोर आइडिया that political phenomena can only be truly understood when examined within their specific historical context, such as their precise event, place or date. अब हिस्टोरिकल अप्रोच के जो थियरिस्ट हैं उनका क्या मानना है? उनका सिंपली ये मानना है कि जो जितने भी इवेंट है, जितने भी हिस्टोरिकल थिंग्स है, उनको ध्यान में रखते हुए हमें किसी भी तरीके की थियरी पर पहुंचना चाहिए। प्लेस, डेट और जितने भी इवेंट है सबको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आप अगर उन इवेंट्स को इग्नोर करेंगे तो डेफिनेटली आप प्रेजेंट को भी इग्नोर कर रहे हैं। मेजर ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरीज लाइक निकोलो मैकियावेली, जॉर्ज सबीन एंड विलियम Archibald Dunning firmly believed that politics is permanently linked to its historical setting। कि ये मैकियावेली, सबीन एंड डनिंग जो है उनका मानना है कि जो पॉलिटिक्स है वो हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। ठीक है, दिस डीप एंगेजमेंट इज परफेक्टली कैप्चर्ड बाय सर जॉन सिलेस फेमस स्टेटमेंट्स। तो ये फेमस स्टेटमेंट देखिएगा, हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज प्रेजेंट हिस्ट्री। की जो पहले की हिस्ट्री थी वो पास्ट की क्या थी? पॉलिटिक्स थी। अब 1947 में देखिए वो भी पॉलिटिक्स थी, आज क्या बन चुकी है? वो मॉडर्न हिस्ट्री बन चुकी है। ठीक है, और पॉलिटिक्स जो आज चल रही है वो आगे आने वाले फ्यूचर में क्या बन जाएगा? हिस्ट्री। तो ये एक सिले के द्वारा दी गई थी स्टेटमेंट जो कि बहुत ही फेमस है। इन पॉलिटिकल एनालिसिस द हिस्टोरिकल अप्रोच ऑपरेट्स थ्रू 2 डिस्टिंक्ट एंगेजमेंट। पहला है डेराइविंग लॉज एंड थॉट्स। इट एस्टैब्लिशेस दैट प्रेजेंट पॉलिटिकल लॉज इमर्ज डायरेक्टली फ्रॉम एनालाइजिंग पास्ट इवेंट्स। की जो प्रेजेंट के पॉलिटिकल लॉज है वो कहाँ से आए हैं? वो कहीं ना कहीं पास्ट की हिस्ट्री में ध्यान में देखते हुए आए हैं। अब देखिएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17 क्या है? अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। अब ये लॉ किस तरीके से बनाया गया था? पास्ट में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसके कारण हमें आर्टिकल 17 जो है वो इंक्लूड करना पड़ा। तो हिस्टोरिकल टेक्स्ट या फिर हिस्टोरिकल इवेंट को ध्यान में रखते ही हुए हमने आर्टिकल 17 इंट्रोड्यूस किया था। तो यही यहाँ पर बात बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, सच एज कार्ल मार्क्स, जॉर्ज विलियम, फ्रेडरिक हेगल्स प्रोसेसेस ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो मार्क्स जो है वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को प्रमोट करते हैं। ऑन इट वर्क्स सिस्टमेटिकली अंडरस्टैंड political thought across time as seen in George Sabin's foundational text A History of Political Thought। कि सबीन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? जब आपके वो असेसमेंट होंगे तो उसमें पूछा जाएगा, ये आप बता सकते हैं। अब क्रोनोलॉजिकल फाउंडेशंस की बात करें तो इट सेट्स अ प्रिसाइज क्रोनोलॉजी ऑफ पास्ट इवेंट्स दैट होल्ड डायरेक्ट पॉलिटिकल रेलेवेंस फॉर द प्रेजेंट। कि भाई पास्ट में जो पॉलिटिकल इवेंट हुए वो प्रेजेंट को डेफिनेटली बहुत अफेक्ट करेंगे। Noting that one cannot understand modern state structures without studying historical turning point like the Treaty of Westphalia of 1648। अब देखिएगा अगर आपको प्रेजेंट नेशन स्टेट या फिर स्टेट नेशन को समझना है तो उसके लिए आपको ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के बारे में जानना होगा। ये यहाँ से देखिए मेडिवल इंडिया से जब हम मेडिवल वर्ल्ड से जब हम मॉडर्न वर्ल्ड की ओर बढ़े तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस ट्रीटी ने, ट्रीटी ऑफ Westphalia, which was signed in 1648. This method provides to concrete matters needed to be comprehend political phenomena by studying history। कि हिस्ट्री को जानकर हम कहीं ना कहीं political phenomena को अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे। Researchers discover how governments, political parties, institutions functioned in the past। कि भी पास्ट में किस तरीके से गवर्नमेंट चलती थी, किस तरीके से उन्होंने कानून बनाए, और ड्रॉ वाइटल लेसन वहाँ से अच्छे भले बहुत अच्छे चीजें सीखते हैं और उसे सक्सेसफुली उनके सक्सेस या फेलियर को ध्यान में रखते हुए एक नया कानून या फिर थियरी इंट्रोड्यूस करते हैं। अब क्रिटिकल इवैल्यूएशन की बात करें तो स्कॉलर्स मस्ट मेंटेन अ हाईली क्रिटिकल attitude when evaluating historical data, keeping in mind the literal proverb that history is written by victors। तो देखिएगा जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में हमें आम लोगों के बारे में नहीं जानने को मिलता। अब हमेशा ये कहा जाता है हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स। हिंदी में हम कह सकते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि जो राजा उसकी हिस्ट्री, उसकी अच्छी खासी तारीफ की जाएगी। किसी भी आप हिस्ट्री को पढ़िए, अगर किसी शासक के बारे में लिखा गया, अकबर के बारे में लिखा गया तो अकबर को बहुत अच्छा बताया गया, औरंगजेब के बारे में लिखा गया तो औरंगजेब को अच्छा बताया गया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जिसकी लाठी उसकी भैंस के तरीके से हिस्ट्री लिखी गई है कि जो राजा उसका अच्छा बजेगा बाजा। तो यहाँ पर इस बात के
आधार पर हिस्ट्री लिखी गई है। तो यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ते समय हमें बहुत ही इवैल्यूएटिव और बहुत ही ध्यान से हमें पढ़ना चाहिए। एलन बॉल स्ट्रांगली क्रिटिक द अप्रोच बाय स्टेटिंग दैट पास्ट एविडेंस नेचुरली लीव्स अलार्मिंग गैप्स एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफन रिड्यूसेस इटसेल्फ टू अ mere record of great men and great events rather than a comprehensive account of total political activities। तो अब एलन बॉल थे, उनका मानना था कि देखिएगा हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें कहीं ना कोई गैप दिखता है। गैप कैसा? जैसे कि अगर बात हो रही है किसी लड़ाई की, तो उस लड़ाई में राजा ने क्या जीता और मतलब कि जो उसका अपोजिट में था, जो उसका दुश्मन था, उसने क्या हारा, उसकी बात होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं होती कि जनता ने क्या खोया, जनता यानी कि प्रजा ने क्या खोया। हम ये देखते हैं राजा ने क्या जीता लेकिन प्रजा ने क्या खोया, उसकी बात कौन करेगा। तो एलन बॉल का ये मानना था। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि ये जो जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि पॉलिटिकल थियरी जो लिखी जाती है हिस्ट्री को पढ़ के, तो यहाँ पर ग्रेट मैन एंड ग्रेट इवेंट्स को देखा जाता है। कॉमन मैन और कॉमन इवेंट्स को कौन देखेगा? कि आपने चलो मान लिया कि आपने लिख दिया किसी XYZ राजा के बारे में, लेकिन कौन लिखेगा उन प्रजा के बारे में जो बिल्कुल गरीब है, जिनके पास मतलब कि खाने को नहीं है, जो गांव देहातों में रहते हैं, उनके बारे में कौन जानेगा, उनके बारे में कौन लिखेगा। तो इनके लिए एक अदर से अप्रोच आई जो कि सबल्टन अप्रोच है, जो कि रंजीत गुहा के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में। तो सबल्टन अप्रोच क्या है? सबल्टन अप्रोच जो है वो मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस को सामने लाती है कि भाई देखिए, हम राजा के बारे में तो जानते हैं कि राजा ने क्या खोया, क्या पाया, कहाँ हारा, कहाँ जीता, कैसे रहा, क्या खाया, ये सब तो हम जानते हैं। लेकिन प्रजा के बारे में क्या, कि भाई प्रजा कहाँ गई, प्रजा ने क्या खाया, क्या पिया, क्या खोया, इनके बारे में कौन बताएगा। तो ये सारी बातें सबल्टन स्टडीज जो कॉमन मैन की हम कह सकते हैं हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। अब सबाइन का फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस अप्रोच इज बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय G.H. सबाइन या फिर जॉर्ज एच सबाइन के द्वारा। सबाइन ने प्रपोज किया था कि पॉलिटिकल साइंस जो है इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए टाइमलेस क्वेश्चंस पोस्ड बाय क्लासिकल फिलोसफर्स लाइक प्लेटो, एरिस्टोटल, J.J. रोसियर देन रिगार्डिंग फ्रीडम, स्टेट सोसाइटी, रिलेशनशिप एंड पॉलिटिकल ओबीडियंस। कि भाई जो पास्ट में जितने भी स्कॉलर थे उनके द्वारा जो क्वेश्चन उठाए गए थे स्टेट सोसाइटी, रिलेशनशिप को, पॉलिटिकल ओबीडियंस को, फ्रीडम को लेकर, उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबाइन A political theory always advances in reference to pretty specific situation। की political theory है वो किसी particular situation में आगे बढ़ती है, making it imperative to reconstruct the exact time, place and circumstances of its production। की भाई political theory जो है वो exactly कहाँ से उद्गम हुआ था, उसका ये जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग events के थ्रू ये कहीं ना कहीं इवॉल्व होती है। Yet because genuine political philosophy is universal, कि जो genuine है वो universal है। A strong theory retains overlasting significance across different time frames। Sabine detailed that every political theory is composed of three essential elements। कौन से हैं तीन essential elements? पहला फैक्चुअल स्टेटमेंट, कैजुअल स्टेटमेंट एंड वैल्यूएशनल स्टेटमेंट। अब फैक्चुअल क्या है? डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द फैक्चुअल कंडीशन इवेंट। कि भाई कहाँ पर, मान लीजिएगा कि प्लेटो है, अब प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ, उनके टीचर कौन थे, उनके स्टूडेंट कौन थे, प्लेटो ने क्या फिलॉसफी दी, कौन सी बुक लिखी, ये सारा क्या है? फैक्चुअल स्टेटमेंट है। अब कैजुअल स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर क्या है? रफली डब्ड एंड बीइंग ऑफ अ कैजुअल काइंड। कि भाई कोई XYZ स्कॉलर आया, उन्होंने बोला कि भाई मेरे गांव में एक स्कॉलर था, उनका ये मानना था, ये कहावत है एटसेट्रा, ये कैजुअल है। अब वैल्यूएशनल स्टेटमेंट क्या है? असर्शन ऑफ व्हाट ऑट टू हैपन और व्हाट इज कंसीडर्ड राइट एंड डिजायरेबल। कि भाई क्या होना चाहिए, वैल्यू बेस्ड है, और क्या अच्छा माना जाएगा, क्या बुरा माना जाएगा, यहाँ पर इस पर फोकस करते हैं। Sabine observed that great political ideas are hidden in the lines of political and social crisis। की जो great political idea है वो कहाँ पर छुपे हुए हैं? political और social crisis में। generated by how intellectuals react to those इंटेलेक्चुअल रिएक्ट दो डिसरप्शन। की भाई ये जो इंटेलेक्चुअल्स है या फिर थियरिस्ट है, फिलोसफर्स है, वो किस तरीके से इन पर रिएक्ट करते हैं। हिस्टोरिकली पॉलिटिकल फिलोसफी थ्राइव्ड मोस्ट ड्यूरिंग द 50 years पीरियड ड्यूरिंग इंटेंस क्राइसिस इन एंशिएंट एथेंस और स्पार्टा की लड़ाई जो थी उसके बारे में आपने अक्सर पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हमने देखा कि प्लेटो और एरिस्टोटल के एरा में कि एथेंस और स्पार्टा के बीच लड़ाई हो रही थी। तो वहां पर देखा गया कि एथेंस में क्या सबसे बड़ी कमी थी, तो करप्शन सबसे बड़ी कमी थी। इसलिए प्लेटो ने बोला कि करप्शन सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास फिलोसफिकल नॉलेज ना हो। इसलिए उन्होंने बोला कि एक फिलोसफर किंग शुड बी देयर इन द स्टेट। की फिलोसफर जो होगा वो कभी करप्शन नहीं करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा यहाँ पर बताया गया था।
इन इंग्लैंड 1460 लाइक 1640 एंड 1690 में 1648 की जो ट्रीटी हुई, इसमें हॉब्स जो थे, थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक जो थे, वो डेवलप्ड लैंडमार्क थियरीज व्हाइल द फिलोसफर्स मे नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डेली पॉलिटिक्स, दे fearlessly attempt to influence their own time, giving political theories a dual purpose as both abstract thoughts and casual events in historical settings. अब थॉमस हॉब्स जो थे, उनका मानना था कि आई एंड फियर वर बॉर्न टुगेदर, कि मैं और डर एक साथ जन्म लिया था, मैंने और डर ने एक साथ जन्म लिया था, इनका ये मानना था। क्योंकि इन्होंने ना, इनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी लेवियाथन, उसे बैन कर दिया गया था स्टेट के द्वारा, क्योंकि इन्होंने स्टेट को क्रिटिसाइज किया था, इसलिए इन्होंने स्टेट और रिलीजन जो था, यानी कि जो क्रिश्चियनिटी थी, उसे क्रिटिसाइज किया था, इसलिए इनकी जो बुक लिखी गई थी लेवियाथन, इसे बैन कर दिया गया था। एंड तभी इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि आई एंड फियर वर बोर्न टुगेदर, क्योंकि उस समय थोड़ा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, वो कह सकते हैं कि इनह्यूमन वे में लोगों को से ट्रीट किया जा रहा था। अब बात करते हैं अप्रोच की, एनालिसिस की। द हिस्टोरिकल टेक्निक हैज फेस्ड स्ट्रक्चरल क्रिटिसिज्म, कि भाई स्ट्रक्चरल क्रिटिसिज्म यहाँ पर आया है। हिस्ट्री प्रेजेंट्स टू फेसेस, क्रूड एंड फैक्चुअल डॉक्यूमेंटेड नुआंस्ड फिनोमेना इंटरप्रिटेशन, की हिस्ट्री जो है वो दो फेस इंट्रोड्यूस करती है, एक अच्छा हो सकता है, एक बुरा हो सकता है, तो यहाँ पर इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल होता है। क्रिटिक आर्ग्यू दैट हिस्ट्री कैन कंटेन मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, की भाई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हो सकती है, बिकॉज एक्यूरेटली रिकॉर्डिंग फैक्ट्स इज नॉट ऑलवेज फिजिबल, एंड रियलिटी बेस्ड ऑन नैरो पर्सपेक्टिव हो सकता है। कि भाई यहाँ पर देखिएगा, राजा के लिए कोई हिस्ट्री लिखी जा रही है, तो राजा की मतलब कि अगर बोले महान बताया जाएगा राजा को, तो यहाँ पर यही बताया जाएगा कि राजा ही महान है, महानता ही राजा है, तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर बताने की कोशिश करी है। डिस्पाइट दीज फ्लोज मैनी अक्लेम्ड स्कॉलर्स हैव रिलाइड सक्सेसफुली ऑन ऑब्जेक्टिव हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, जैसे कि सर आइवर जेनिंग है, द वेल नोन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेशलिस्ट, utilized the deep historical analysis and strict objectivity in his text The Law and the Constitution 1959 में ये बुक लिखी गई थी, किसके द्वारा? सर आइवर जेनिंग्स के द्वारा। इन्होंने हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो थे उनको पढ़ के अपना जो अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है उसके बारे में बताया, और डिस्क्रिप्शन दिया किसके बारे में? द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के बारे में। रॉबर्ट मैकेंजी की अगर बात करें तो सिस्टमेटिकली रिसर्च्ड एंड एनालाइज्ड द इंट्रिकेसीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा, कि उन्होंने हिस्टोरिकल डेटा को पढ़कर इंट्रिकेसीज और पॉलिटिकल पार्टिकल सिस्टम के बारे में बात की। उनका वर्क कौन था? ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज 1955 में लिखी गई थी बुक। फिर आते हैं जॉन मैकिंटॉश, इन्होंने केयरफुली इन्वेस्टिगेट किया था हिस्टोरिकल इवोल्यूशन एंड प्रैक्टिकल वर्किंग ऑफ इंग्लैंड्स कैबिनेट सिस्टम। अब बात करते हैं एम्पेरिकल सिस्टम की। एम्पेरिकल सिस्टम क्या है? देखिएगा, एम्पेरिकल सिस्टम या फिर एम्पेरिसिज्म, एम्पेरिकल अप्रोच की अगर जब हम बात करते हैं तो द हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ द एम्पेरिकल अप्रोच ट्रेसेस डायरेक्टली बैक टू एरिस्टोटल्स अर्ली अटेम्प्ट्स। एरिस्टोटल ने क्या किया था? 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को इसने मतलब कि पढ़ा था और कंपेयर किया था कि सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है। तो इनके द्वारा सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो बताया गया था वो पॉलिटी बताया गया था, जहां पर एलिट और पुअर दोनों मिलके एक गवर्नमेंट बनाते हैं, जहाँ ना ज्यादा गरीब है ना ज्यादा एलिट, और पुअर को छोड़ के जो मिडिल क्लास है वो गवर्नमेंट बनाते हैं, माफ कीजिएगा, कि ना ज्यादा कोई गरीब है ना कोई अमीर। अगर गरीब और अमीर होंगे तो यहाँ पर विरोधाभास होंगे कि भाई ये गरीब ये अमीर, मेरे हिसाब से कानून बनना चाहिए, इसके हिसाब से नहीं, एटसेट्रा। यहाँ ऐसी लड़ाई देखी जाएगी। तो यही बात यहाँ पर एरिस्टोटल ने बताई थी। फिर बात करते हैं मैकियावेलीज रियलिस्टिक अकाउंट स्टेटक्राफ्ट इन द प्रिंस, कि मैकियावेली के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? द प्रिंस। वहां पर उन्होंने बताया था कि प्रिंस कैसा होना चाहिए। प्रिंस जो है वो क्लेवर होना चाहिए लोमड़ी के जैसा, और एक ब्रेव होना चाहिए लायन के जैसा, ये बताने की कोशिश की गई थी। रॉल्स यूटिलाइज्ड एम्पेरिकल मेथड टू थियरी हिज फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। दीज हिस्टोरिकल राइटिंग्स लेड ग्राउंडवर्क फॉर द कॉन्टेम्पररी कोऑपरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, गिविंग राइज टू द प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। कोर टेनेट्स की बात करें एम्पेरिसिज्म में, तो एम्पेरिसिज्म एंड एपिस्टेमोलॉजिकल डॉक्ट्रिन कैसी है? एपिस्टेमोलॉजिकल डॉक्ट्रिन दैट फर्मली बिलीव्स दैट ऑल हाइपोथेसिस रूल्ड and theories must be tested by a practical process of rigorous observation experiment। कि भाई एम्पेरिसिज्म या एम्पेरिकल अप्रोच का क्या मानना है? जितनी भी थियोरीज है उनको टेस्ट करना चाहिए, किसके बेसिस पर? ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर, एक्सपेरिमेंटेड के बेसिस पर, डेटा के बेसिस पर, एनालिसिस के बेसिस पर,
इट कम्प्लीटली रिजेक्ट्स वैल्यू जजमेंट और प्रिस्क्रिप्टिव थियरीज की जो वैल्यू जजमेंट है और प्रिस्क्रिप्टिव थियरी है उसको रिजेक्ट करता है। द स्टेटस ऑफ ट्रू नॉलेज, दिस स्कूल ऑफ थॉट रिलाइज ऑन टू फाउंडेशनल प्रेमिसेस। पहला है टेबुलर रासा। टेबुलर रासा जो है वो जॉन लॉक की फिलोसफी है। इनका मानना था कि देखिएगा हमारा जो माइंड है, ह्यूमन माइंड है, वो एकदम ब्लैंक है। ब्लैंक इन द सेंस कि हम जिस जिस इवेंट को देखते हैं उससे हम कुछ सीखते हैं और उसकी एक इम्प्रिंट हो जाती है हमारे माइंड में। टेबुलर रासा का यही था कि ह्यूमन ब्रेन इज टेबुलर रासा, मतलब कंप्लीटली ब्लैंक, और इस पे जो एक्सपेरिमेंट है, जितनी भी रिसर्च है, एक्सपेरिमेंट या फिर ऑब्जर्वेशन है, वो छप जाती है और उसके हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं। द फैक्ट वैल्यू डायोक्टोमी की अगर बात करें तो इट ड्रॉज अ स्ट्रिक्ट line of difference between facts, arguments completely supported by experience, observation and facts। ठीक है, और वैल्यूज की बात करें तो पर्सनल बिलीफ, मोरल प्रेफरेंसेस एंड ओपिनियन पर बिलीफ होता है। अब अनलाइक द नॉर्मेटिव अप्रोच विच इज स्ट्रिक्टली प्रिस्क्रिप्टिव एंड लिमिट itself to making judgment or offering recommendations, the empirical approach is entirely descriptive। normative approach कैसी है? prescriptive है, prescription बताती है, लेकिन यहाँ पर empirical कैसी है? descriptive, description बताती है कि भाई based on this XYZ analysis या फिर observation we are giving this theory seeking to analyze, verify and explain actual phenomena। ठीक है, it strives to establish a dispassionate, value-free and impartial approach to political analysis to provide an accurate account of objective political reality। Behavioralism and scientific positivism की अगर बात करें तो in 20th century the empirical approach became closely associated with reasonableness, pragmatism and positivism। कि भाई जो ये empirical approach थी डेटा, फैक्ट्स और एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड थी, तो लोगों ने इसे ज़्यादा मानना स्टार्ट कर दिया। अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ पॉजिटिविज्म पॉलिटिकल थियरिस्ट्स marched towards gaining a natural science of society। कि भाई अब पॉलिटिकल साइंस को भी साइंस बनने का समय आ गया है, उसे बिहेवियरलिज्म नाम दिया। They believe that the value-free, accurate observation and reasoning conducted by different persons would consistently lead to identical conclusion। The approach reduced philosophy to a simple branch of science and framed the political theorists as the detached spectator, completely devoid of personal ideals और loyalties। देखिएगा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ कि पॉलिटिकल साइंस जो थे या पॉलिटिकल थियरिस्ट्स जो थे उनको कोई नहीं गिन रहा था, सारे इवेंट्स अपने आप हो रहे थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ पॉलिटिकल स्कॉलर्स थे जैसे कि डेविड स्टर्न, वो सामने आए और उन्होंने यूएसए में एक मीटिंग की। उस मीटिंग में ये पाया गया कि पॉलिटिकल साइंस को अब कोई नहीं गिनता, कोई बोलता नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस से कोई सजेशन लेनी चाहिए या नहीं। क्यों? क्योंकि हम नॉर्मेटिव है, हम फिलोसफिकल है, हम आगे ही नहीं बढ़े समय के साथ। अब हमें साइंटिफिक तरीके से अपनी थियरीज देने का समय आ गया है, उसे बिहेवियरलिज्म बताया गया। अब क्रिटिक की बात करें एम्पेरिसिज्म के, तो ऑल्दो द एम्पेरिकल अप्रोच रीच्ड इट्स गोल्डन ईयर इन द अर्ली 20th सेंचुरी की, जो अर्ली 20th सेंचुरी थी उसमें एम्पेरिसिज्म जो था वो पीक पर पहुंचा। लेकिन फिर क्या हुआ कि बिल्कुल साइंस ही बन गया, पॉलिटिकल साइंस जो था वो बिल्कुल साइंस ही बन गया कि डेटा, रीजन, ऑब्जर्वेशन, उसके बेस पर ही कोई थियरी दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स सामने आए और उन्होंने बोला कि नहीं यार, बिल्कुल ही हमें साइंस नहीं बनाना, इसे साइंस और पॉलिटिकल साइंस में फिर बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं रह जाएगा, हमें यहाँ पर अपनी फिलोसफी, हिस्ट्री और नॉर्मेटिविटी जो है वो जिंदा रखनी होगी। तो यही बात यहाँ पर हुई और इसे क्रिटिसाइज किया गया कि बिल्कुल ही हमें साइंस नहीं बनाना। तो ये समरी आप इस पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, 2 मिनट भी नहीं लगने आपको इस समरी को पढ़ने में। ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।